सखी सहेली। सभी सखियों श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार और पूनम त्रिपाठी जी का भी आपको नमस्कार। हाँ पूनम तुमको भी बहुत सारा प्यार भरा नमस्कार। तो सभी का स्वागत करते हुए बताते हैं आज के विषय हमारे क्या हैं कि आज है काकोरी कांड की वर्षगांठ है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमला दास गुप्त के बारे में हम लोग बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत। और आज है विश्व आदिवासी दिवस, तो हम ये भी चाहेंगे कि श्रोता भी इस विषय पर लिखकर भेजें। और सबसे जरूरी कहना चाहिए महत्वपूर्ण बात कि बच्चों को क्या और महत्वपूर्ण चीजें हम सिखा सकते हैं, यानी कि आवश्यक बातें क्या क्या बता सकते हैं जी। और इसके साथ ही भाई व्यंजन की बात करेंगे हम लोग। हाँ। तो हमारे सखियां खाना पीना तो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और इसके लिए हम सभी को लगा देते हैं काम पे कि हमारी जो सखियां हैं, श्रोता बंधु हैं, सखा लोग, उन लोग ने भी मतलब क्या क्या बनाया, उनको अपने हाथ का क्या बना अच्छा लगता है, दूसरे के हाथ का क्या अच्छा लगता है, कुछ इस तरह की चटपटी व्यंजन की तरह चटपटी बातें भी संदेश के द्वारा भेजें तो बड़ा मजा आएगा कि उन्होंने क्या बनाया कभी। हाँ, है ना? बिल्कुल। तो इस तरह की हम लोग बातें करेंगे। तो आज का जो हमारा है कि काकोरी कांड की वर्षगांठ है जी। तो आज जो हम स्वतंत्र भारत में सुख चैन की सांस ले रहे हैं पूनम, उसके पीछे उन वीर देशभक्तों का महत्वपूर्ण योगदान है जिन्हें हम आज याद कर रहे हैं। और ये आजादी उतनी आसान नहीं थी, कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और शहीद कहलाए। इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में उनका नाम अंकित हो गया। उन महान बड़े बड़े देशभक्त क्रांतिकारियों को हम श्रद्धा से नमन करते हैं। बिल्कुल। और आज के दिन की वो घटना जो हमें उनकी याद दिलाती है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध एक योजना को अंजाम दिया गया जिसमें सरकारी खजाना लूटा जाना था। ये ऐतिहासिक घटना थी 9 अगस्त सन 1925 में घटी काकोरी कांड। और जब 9 अगस्त 1925 में सरकारी खजाना रेल से जा रहा था, क्रांतिकारियों को इसकी भनक लग चुकी थी और उन्होंने लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन के पास खजाने को लूट लिया। और इस घटना से अंग्रेजी हुकूमत बौखला गई और उन्हें इसकी उम्मीद भी नहीं थी। क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए इस ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया गया। क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह समेत तमाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को करारा जवाब दिया। बिल्कुल। और इसके साथ ही सचिंद्र नाथ सान्याल, मनमथ नाथ गुप्ता, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल और बनवारी लाल शामिल थे। लेकिन 40 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी प्रमुख क्रांतिकारियों को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को नहीं कर पाए। पकड़े गए क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया, उन्हें सजा सुनाई गई। इस घटना के बाद देश के कई हिस्सों में बहुत बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां भी हुई और लोगों में ये क्रांतिकारी काफी लोकप्रिय हो गए थे पूनम उन दिनों जब इस तरह का जो घटना हुई थी। वो तो होना ही था क्योंकि ये आजादी के लिए जो लड़ाइयां होती हैं उसके लिए तो हमारे दिल में हमेशा उनके लिए श्रद्धा तो होती ही है। और रही बात साल 1926 में मुकदमे का फैसला आया जिसके तहत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही अन्य को 14 साल, 10 साल, 7 साल की सजा सुनाई गई थी। और काले पानी की जो सजा है वो सचिंद्र नाथ सान्याल को दी गई। ये खबर सुनते ही जनता आंदोलन पर उतर आई थी, लेकिन फैसला तो हो चुका था। हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी भारत माता की स्वतंत्रता के खातिर अपने आप को निछावर कर दिया। वीर शहीदों की शहादत आज समस्त भारतवासियों के दिलों में उनकी मतलब रोशनी की तरह जगमगाती रहनी चाहिए उनकी यादें। और हम लोग एक बार फिर सभी मिलकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। वाकई कभी नहीं संघर्ष से इतिहास हमारा हारा है, कभी नहीं संघर्ष से इतिहास हमारा हारा। बलिदान हुए जो वीर जवां
उनको नमन हमारा है। क्या बात है वाकई। और बिल्कुल ये श्रद्धांजलि ही है हमारी, हम सबकी ओर से ये जो गीत हमने सुनवाया आप सभी को। जी। और देखो पूनम, हमारे साथियों ने संदेश भी भेजे हैं इस विषय पर कि काकोरी कांड शहीदों को विनम्र नमन। 9 अगस्त 1925 की रात चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह समेत तमाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत पर बड़ी चोट की। इन लोगों ने लखनऊ से कुछ दूरी पर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन में ले जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना ने गौरी सरकार को हिलाकर रख दिया। वाकई उस समय की बहुत ही ज्वलंत, जिसे कहते हैं बहुत ही अहम ये कहानी थी बिल्कुल। और अंग्रेजों के खिलाफ कहना चाहिए कि ये बहुत ही बड़ा कदम था। और ऐसी हिम्मत करना, सोच पाना, ये भाई उन क्रांतिकारियों का बहुत जज्बा था। और वहीं एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि काकोरी ट्रेन एक्शन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूटने लेने की एक ऐतिहासिक घटना थी जो 9 अगस्त को घटी थी। बिल्कुल। तो ये इन्होंने जो कही है बात कि ये जो काकोरी कांड है इसको काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जा रहा है। बिल्कुल। और इसी तरह लिखते हैं कि आज 9 अगस्त है जो काकोरी कांड के लिए याद किया जाता है। अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए जब क्रांतिकारियों को धन की जरूरत पड़ी तो उन्होंने सरकारी खजाना लूटने का प्लान बनाया था और इसमें हमारे सारे क्रांतिकारी थे और रेलगाड़ी को काकोरी स्टेशन के आगे बढ़ने पर रोका और सारा खजाना लूट लिया और बाद में सब पकड़े गए और अंग्रेज सरकार ने सबको जेल भेज दिया, बाद में फांसी दी। लेकिन वो जुनून था उन दिनों जवानों में देशभक्ति के लिए जिनके बलिदान के कारण आज हम आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं और उन सभी को हार्दिक श्रद्धांजलि, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उस समय अपना जज्बा दिखाया, हिम्मत दिखाई और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, वो खड़े हुए। तो उनकी कुर्बानी की वजह से ही आज हम देखा जाए तो हम लोग अपने देश में, आजाद देश में चैन की सांस ले पा रहे हैं। और मंजरी, ऐसा है ना कि जब इतने शहीद बलिदान हुए, इतने भारत के जो पूत थे वो बलिदान हुए, तो आज हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम जो स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं तो जो हमारा जो सामाजिक दायित्व है उन्हें हम पूरा करें। जैसे कि छोटी छोटी सी बातें हैं ना, अपने आसपास हम साफ सुथरा रख सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और भी बातें हैं जो कहनी है। हाँ, और जो बच्चे हैं ना हमारे, जो उनको इनकी कहानियां जरूर सुनानी चाहिए। बहुत बारीकी से एक एक व्यक्ति के बारे में आप अच्छे से बताएं कि वो कब कहाँ पैदा हुए थे और उनकी जो कहानी थी, कैसे उन्होंने संघर्ष किया। तो जब छोटे से हम बच्चे को सुनाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उनके मन में भी ये जज्बा भरने लग जाता है। बिल्कुल। और वो इन कहानियों से सीख भी लेंगे ना। बिल्कुल। इतिहास जो है वो मतलब हमेशा कहते हैं कि सुनहरा होता है और हमें अपने इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी सीख मिलती है और आगे की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको बहुत प्रेरणा मिलती है। और बिल्कुल सही बात मंजरी। पूनम, हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी पंक्तियां भेजी हैं कि मेरी मिट्टी मेरा देश तुझको प्रणाम, तूने ही तो जन्मे भगत सुखदेव और कलाम, हरियाली सी भरी हुई तेरी मिट्टी बड़ी कमाल, बरगद पीपल खूब पनपते साथ में इनके आम, तुझको लाखों प्रणाम। क्या बात है। विविधता से भरी हुई है तू, पर एक है तेरा नाम, पर्वतराज हिमालय तुझमें नदियां हैं तमाम, कितनी सुंदर सुबह तेरी, कमाल है तेरी शाम, मेरी मिट्टी मेरा देश तुझको लाखों प्रणाम। क्या बात है, इतनी प्यारी सी मिट्टी के प्रति ऐसा जज्बा होना भी चाहिए, क्योंकि हम सब मिट्टी से तो जुड़े हुए हैं, है ना। तो पूनम, आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमला दास गुप्त जी के बारे में। कमला दास जी का जन्म 11 मार्च सन 1907 ढाका के विक्रमपुर के एक भद्रलोक वैद्य परिवार में हुआ था। बाद में उनका परिवार कलकत्ता चला गया। आपके पिता सुरेंद्र नाथ दास गुप्त थे। वहां उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के बेथ्यून कॉलेज से इतिहास में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। वहां कॉलेज के युवाओं में राष्ट्रवादी विचारों की लौ धधक रही थी। इसमें उनमें स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने की इच्छा उत्पन्न हो रही थी।
कमला दास पर भी उनका असर दिखने लगा था। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर गांधी जी के साबरमती आश्रम में प्रवेश करने की कोशिश की और जब उनके माता पिता को पता चला तो उन्होंने अपनी अस्वीकृति देते हुए उन्हें ऐसा करने से मना करा। आखिरकार उन्हें शिक्षा पूरी करने को कहा गया। तो भाई बात उन दिनों की है जब महिलाएं या कहना चाहिए महिलाओं को इस तरह के संग्राम या इस तरह के आंदोलनों से जोड़ना थोड़ा कठिन होता था। उन्हें ये कहा जाता था कि वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकती। तो उस दौर की बात है। इस तरह कमला दास जी ने अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद उनकी चरमपंथी जुगांतर पार्टी के कुछ सदस्यों के साथ निकटता जो है आपस में उनकी समीपता बढ़ने लगी। अपने मूल गांधीवाद से वे सशस्त्र प्रतिरोध के पथ पर अग्रसर हो गई, यानी कि उन्होंने हार नहीं मानी। जी बिल्कुल, और हार माननी भी नहीं चाहिए अगर ऐसा आपका जज्बा है अंदर की, आपके अंदर लौ चल रही है देश के प्रति। तो और साल 1930 में कमला दास ने घर छोड़ दिया, गरीब महिलाओं के लिए संचालित एक छात्रावास के प्रबंधक के रूप में नौकरी कर ली। वहां क्रांतिकारियों के लिए बम और बम बनाने की सामग्री संग्रहित की और उसे उन तक वे पहुंचाया करती थी। उन्हें बम विस्फोटों के कारण कई बार गिरफ्तार भी किया गया। क्या बात है, मतलब इतनी जज्बा और हौसला था उनके अंदर कि वो किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटी। बिल्कुल, और अंजाम तो सबको पता है कि अगर ये काम कर रहे हैं तो भाई दूसरी जो सरकार है वो तो ये चाहेगी कि इनको पकड़े हम। हाँ, और अगर इन आंदोलनकारियों की बात करें मंजरी, तो इन्हें अंजाम की फिक्र नहीं होती थी ना। ये तो कहते हैं ना कि सर पे कफन लेकर निकल पड़ते थे कि अंजाम चाहे कुछ भी हो, उन्हें जो करना है वो करके रहेंगे। और लेकिन कोई सबूत ना मिलने पर जब उन्होंने ऐसा किया, गिरफ्तार कर लिया गया, तो सबूत नहीं मिला और उन्हें रिहा भी कर दिया गया। स्वतंत्रता सेनानी बीना दास को इन्होंने ही रिवॉल्वर दी थी, जिसको लेकर बीना दास ने 1922 में गवर्नर स्टैनली जैक्सन को गोली मारी थी और गिरफ्तार भी हुई और बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। और इस दौरान वो भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गई और सन 1933 में अंग्रेज उन्हें कैद कर जेल में डालने पर सफल हुए। 1936 में उन्हें रिहा करके नजरबंद कर दिया, यानी जो हमारी वीरांगना है उनको अंग्रेजों ने नजरबंद भी किया। और साल 1938 में जुगांतर पार्टी ने खुद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जोड़ लिया और कमला दास ने भी अपनी निष्ठा को बड़ी पार्टी में स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद वे राहत कार्य में शामिल हो गई। क्या बात है। और विशेषकर 1942 और 43 के बर्मी शरणार्थियों के साथ और 1946 और 47 में सांप्रदायिक दंगों के शिकार लोगों के साथ वे नोआखाली में राहत शिविर की प्रभारी थी, जहां गांधी जी ने 1946 में दौरा किया था। उन्होंने कांग्रेस महिला शिल्प केंद्र और दक्षिणेश्वर नारी स्वावलंबी सदन में महिलाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए काम किया। महिला पत्रिका मंदिर का संपादन किया। उन्होंने बंगाली में 2 संस्मरण लिखे, रक्तेर अक्षरे यानी कि रक्त के अक्षरों में, और जो इन्होंने सन 1954 में लिखा, और स्वाधीनता संग्रामे नारी जो उन्होंने 1936 में लिखा। यानी कि पूनम वो अपनी आजादी के जो कार्य करती थी, आजादी के लिए सहयोग करती थी क्रांतिकारियों का, इसके साथ साथ उनका जो मन था वो लेखन की ओर भी था। क्या बात है, मतलब लिखा भी करती थी। ये इतनी प्रतिभा की धनी जो कहना चाहिए कि हर तरह से वो अपने देश के लिए करना चाह रही थी। तो उन्होंने जो अपनी लेखन जो शैली अपनाई या जो लिखा वो देश के लिए ही लिखा और देश के लोगों के लिए लिखा। यानी कि इस बात से तो एक प्रेरणा मिलती है कि हम जो नारियां हैं, हम जो सखियां हैं, जो भी लोग हैं, तो आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसके साथ साथ थोड़ा लेखन की ओर भी चले जाएं, है ना? तो कितना अच्छा हो, है ना? बिल्कुल। ये तो ये है कि ये तो खैर अपने कहना चाहिए कि रुचि की बात है। और रही बात हमारी जो वीरांगना जी की, कमला जी की, तो भाई इन्होंने तो अपना सर्वस्व ही कहना चाहिए निछावर कर दिया अपने देश के लिए। और इस तरह 19 जुलाई 2000 में वे इस संसार से विदा हो गईं।
हाँ, तो भाई वाकई देखो कहना चाहिए कि बहुत सारी बातें हैं हमारे लिए। हमारे जो श्रोता लोग हैं उन्होंने बहुत सारे संदेश भेजे हैं। तो जो हमारा विषय है विश्व आदिवासी दिवस, हाँ, और बहुत सारी शुभकामनाएं भी भेजी हैं हमारे श्रोताओं ने इसके लिए जी। और एक श्रोता है वो लिखते हैं कि वर्तमान में तेजी से घटते जंगल और बदलते हुए पर्यावरण को बचाने के लिए सदियों से जंगलों के साथ जीवन का संबंध निभाने वाले आदिवासी समुदाय की अहम भूमिका है। भारत में लगभग 645 अलग अलग जनजातियां निवास करती हैं। जल, जंगल और जमीन को परंपराओं में भगवान का दर्जा देने वाले आदिवासी बिना किसी दिखावे के जंगलों और स्वयं के अस्तित्व को बचाने के लिए आज भी प्रयासरत हैं। आदिवासियों का जीवन प्रकृति के ज्यादा नजदीक होता है। उनके दर्शन में प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलने का आदर्श होता है। और इसी तरह लिखते हैं कि भारत ही नहीं दुनिया के तमाम हिस्सों में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं जिनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज वगैरह आम लोगों से अलग है। समाज की मुख्य धारा से कटे होने के कारण ये पिछड़ गए हैं। इस कारण भारत समेत तमाम देशों में इनके उत्थान के लिए, इन्हें बढ़ावा देने और इनके अधिकारों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार सन 1994 को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी वर्ष घोषित किया था। इसके बाद से हर साल से ये दिन 9 अगस्त को मनाया जाता है। क्या बात है। वाकई मंजरी, एक बात तो है कि ये जैसे ये जो समुदाय है इसे ये बात सीखनी चाहिए कि लोगों में मेहनत करने का जो जज्बा है कि जब ये नंगे पैर जंगलों में चलते हैं और कितनी मेहनत कैसी भी परिस्थिति में रहते हैं, तो इनसे हम ये कहते हैं कि अपने जीवन की जो कला है बहुत कठिन उनका जीवन होता है। वो तमाम मौसमों की मार झेलते हुए और कम सुविधाओं में वो अपने आप का जीवन यापन करते हैं। सोच के देखिए कि आज हमें ठंड है या बरसात है तो हम पक्के मकानों में रह रहे हैं ना, और ठंड लगी तो हमने रजाई ले ली और बहुत सारी चीजें सुख सुविधाओं से हैं, लेकिन उनके पास जो बिल्कुल भी सुख सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ पर ये समुदाय है, वहां पर बिजली भी नहीं है बिल्कुल ना, लेकिन इन परिस्थितियों में वो बहुत अच्छे से हंसते गाते नाचते अपनी जिंदगी गुजर कर रहे हैं। और वो चीज अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वो प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें ही होती, चाहे वो श्रृंगार की बात कर लो या बालों में कुछ उन्हें लगाना, या उनके औजार होते हैं वो भी इन सब चीजों से बने होते, पत्थर या लकड़ी वगैरह से, है ना। तो वो अपने जंगल की ही चीजों से ही वो अपना जीवन को गुजार लेते हैं, वाकई है ना। तो काफी मेहनत है उनके लिए। हाँ, और कहते भी ना कि जब आप मेहनत करते हैं, शारीरिक आप मेहनत करते हैं तो आप बीमार कम पड़ते हैं। तो ऐसे मेहनत करने वाले जो आदिवासी हैं तो इनको डॉक्टरों की भी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती, क्योंकि देखो वो जड़ी बूटियों जंगल में रहते तो उनको जड़ी बूटियों की बड़ी नॉलेज रहती है। हाँ, बिल्कुल, बहुत ज्ञान रहता है इन चीजों का। उनके पास ऐसा ज्ञान रहता है कि वो उनसे अपना इलाज वो खुद कर लेते हैं। तो बिल्कुल, और ये दिवस जो है पूरी तरह से आदिवासियों को समर्पित है और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से दुनिया भर में आदिवासी जनता और उनके योगदान का जश्न मनाया जाता है। बिल्कुल मनाया जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1994 में पहली बार ये मनाया गया था। और जैसे कि हम आज विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, बहुत से श्रोताओं ने बहुत सी बातें कही हैं, लिखी हैं मंजरी, और जैसा कि उनकी सुरक्षा और अधिकारों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है। इसे वर्ल्ड जो है इंडिजीनियस डे यानी कि विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और स्वदेशी और जनजातीय लोगों को अक्सर राष्ट्रीय शब्दों से जाना जाता है, जैसे कि मूल लोग, आदिवासी लोग, प्रथम राष्ट्र, आदिवासी जनजाति, शिकारी, संग्रहकर्ता या पहाड़ी जनजातियां। विश्व के 90 से अधिक देशों में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। बिल्कुल। और दुनिया में आदिवासी समुदाय की आबादी लगभग 37 करोड़ है और जिसमें लगभग 5000 अलग अलग आदिवासी समुदाय हैं और उनकी लगभग 7000 भाषाएं हैं। इसके बावजूद आदिवासियों को अपने अस्तित्व, संस्कृति और सम्मान को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल। और एक श्रोता है मंजरी, उन्होंने लिखा है कि प्रकृति पर्यावरण संरक्षण में जनजाति समुदाय का अप्रतिम उल्लेखनीय योगदान है। जल, जंगल, जीवन जंतु, जड़ी बूटियों के लिए समर्पित वन बंधु बांधवों के योगदान पर का जो है हम सदा कृतज्ञ रहेंगे।
प्रकृति केंद्रित स्वाभाविक जीवन शैली को प्रोत्साहन एवं जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व आदि दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई बात तो बिल्कुल सही कही इन्होंने कि वाकई अगर आज हम कहें कि जंगल में कुछ चीजें अगर बच पाई हैं या जंगल के रखरखाव काफी हद तक इनकी ही देन है। बिल्कुल, और हमें इसके जंगल के कटाव को रोकना भी चाहिए, उसे मदद करनी चाहिए और बचाव के तरीके भी हमें ढूंढने चाहिए, है ना। और एक लिखते हैं कि संदेश में लिखते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस का मतलब इस पृथ्वी पर सबसे पहले निवास करने वाली प्रजा जो मूल निवासी मानी जाती है उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 9 अगस्त सन 1994 से लेकर हर साल मनाया जाता रहा है। हमारे भारत देश के मूल निवासी जैसे कि भील आदिवासियों द्वारा नाच गान के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। और पूनम संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 9 अगस्त सन 1982 को आदिवासियों के हित में एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी। तब से जागरूकता बढ़ाने और दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष आज के दिन ही वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है। और इस वर्ष की जैसे हर वर्ष की थीम रहती है, तो इस वर्ष की थीम है कि आत्मनिर्णय के लिए परिवर्तन के प्रेरक के रूप में आदिवासी युवा। क्या बात है, यानी कि आज के जो आदिवासी युवा हैं अपने आत्म निर्णय के अधिकार का प्रयोग सक्रिय तौर पर कर रहे हैं और आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक देशज ज्ञान से आज के जो आदिवासी युवा हैं सराबोर हैं और पारंपरिक विरासत के वाहक बने हुए हैं कहना चाहिए। और इनका जो हमारा भविष्य है आज के लिए किए गए जो निर्णयों पर निर्भर करता है। ऐसे में जो आदिवासी युवाओं द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो मानवता के सामने मौजूद कुछ सबसे कहना चाहिए गंभीर समस्याएं हैं, उसे उबरने का सबसे अच्छा तरीका है ना, तौर तरीका है। क्योंकि ये जो बात अगर हम करें, अगर हम प्रकृति की ओर चलें और इससे जुड़ी हुई बातें करें तो वाकई ये जो समुदाय है इसका जो युवा जिस तरह से काम कर रहा है, अगर हौसला अफजाई होता रहा तो इनसे जुड़ी बहुत सी चीजें हम सीख पाएंगे। बिल्कुल, और इनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और जो आज के दिन जो है इन लोग के इस दिन को मनाने के लिए बहुत सारे सामूहिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। इनके कार्यक्रमों में विभिन्न चर्चाओं और संगीत कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाते हैं। जनजातीय लोगों का जानवरों के साथ अनोखा रिश्ता होता है। और मध्य अफ्रीका में बाका लोगों के पास जानवर की उम्र, लिंग और स्वभाव के आधार पर हाथी के लिए 15 से अधिक अलग अलग शब्द हैं और उनका मानना है कि उनके चलते पूर्वज जानवरों के साथ जंगल में चलते हैं। यानी बहुत सारी जानकारियां उनके पास आज भी हैं जो मतलब लगता है कि एक बार जान ली जाए। बिल्कुल अनूठी और कहना चाहिए कि बहुत ही अद्भुत जानकारियां इनके पास हैं, क्योंकि ये मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं तो हमें भी इनसे सीख लेनी चाहिए। पूनम, एक बड़ा प्यारा सा संदेश मिला है आदिवासियों के बारे में। हे धरा के आदि मानव कहलाए जो महामानव, तुम हो तुम धरा के वासी, तुम ही कहलाए आदिवासी। करे शिकार जो बने शिकारी, जंगलों में रह हो गए वनवासी। कोश और फरलांग से जो करे जो मापन, कंद मूल खाकर करे जो जीवन यापन। तन में सिकन न मन में हो दुविधा, दिखते हैं जो सरल वो सीधा। है जिनकी आवश्यकताएं सीमित, पर जो रखते सोच असीमित। जल जंगल जमीन के लिए समर्पित, करते अपना प्राण अर्पित। हो गुंडाधुर वीर नारायण जैसे बलिदानी, वीर बिरसा मुंडा जिसने कभी हार नहीं मानी। अधिकारों के लिए जो कूद पड़े रण में, जिनकी यादें बसी हो कण कण में। लोहा लिया अंग्रेजों से पर झुके नहीं, नित अविराम चलते रहे पर रुके नहीं। आओ विश्व आदिवासी दिवस पर करें उन्हें सलाम। क्या बात है, बहुत सुंदर सी लिखकर भेजी है। और देखो जो हमारे बहुत सारे साथियों ने भाई जो हमारा विषय अगला है बच्चों को सिखाएं आवश्यक बातें, तो बहुत से श्रोताओं ने बहुत सी अलग अलग बातें लिखी कि क्या क्या सिखाए भाई। खैर कहते भी हैं कि माँ पहली गुरु होती है बच्चों की, तो एक श्रोता है उन्होंने लिखा भी है कि जो बच्चे होते हैं बच्चों को बचपन से ही कुछ छोटे छोटे काम करने की आदत डालें। अपने स्कूल बैग जूते जगह पर रखें, रात को बैग सेट करके रखें जिससे सुबह हड़बड़ी ना हो। घर के और भी छोटे छोटे काम बचपन से ही सिखाना शुरू करें। बच्चे
कम करना सीखेंगे और आपके ऊपर भी काम का बोझ कम होगा। यही काम बड़े होते होते आदत में आ जाएंगे। अपने घर का पता, फोन नंबर, आसपास के लोगों को भी पहचानें। घर के बाहर कैसे सतर्क रहें उसे उसके तरीके भी सिखाएं। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि बच्चों को सिखाए जाने वाली आवश्यक बातें पर इतना कहना है कि आजकल में तो बच्चों में बहुत ही टैलेंट भरा हुआ है। इन बच्चों से मेरे जैसे कई बुजुर्ग तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। बिल्कुल सही बात लिखी है इन्होंने। और तो है ही जी। और एक लिखते हैं कि बच्चों को अच्छी बातें सिखाने में माँ की सबसे अहम भूमिका है। सबसे पहले परिवार के सदस्यों में छोटे बड़े का अंतर, उनके पद और उनके साथ कैसे पेश आना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवार से ही सीख कर बच्चा आने वाले आगंतुकों को प्रणाम कर अभिवादन करने लगता है और आगे चलकर अपने साथियों मित्रों से भी वैसा ही व्यवहार करता है। बातचीत में हमेशा सच बोलने की आदत डालना, आने जाने में यातायात के नियमों का पालन करना भी उसे शुरू से ही सिखाया जाना चाहिए। बाजार से सामानों की खरीदारी में भी उन्हें होशियार करना चाहिए। अच्छे क्वालिटी के सामान और तोल मोल करके दाम देने की बातें भी सिखाई जानी चाहिए। दया दिखाना और दया करना भी उन्हें आना चाहिए। अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाना और समय से आने जाने पर भी ताकीद की जानी चाहिए। बिल्कुल बहुत ही बड़ी प्यारी सी बात इन्होंने लिखकर भेजी है। और पूनम हमें याद है कि जब हमारी मतलब मदर वगैरह जो थी वो ये सिखाया करती थी कि जब भी आप को कोई स्कूल, आप छोटे हैं स्कूल गए हैं और कोई आकर के आपको बोले कि ये पर्चा है, इस पे आपके पापा मम्मी ने लेटर भेजा है, आपको बुलाया है, तो उनके साथ कभी नहीं जाना चाहिए। और उनको अपने घर का पता है, वो सब पापा का नाम, मम्मी का नाम, घर का पता पूरा उन्हें बच्चों को याद होना चाहिए। अगर याद नहीं कर सकता है बच्चा तो ये माँ का दायित्व है कि उसके पॉकेट में, उसके बैग में एक एक पेपर पे ये चीजें लिख करके डाल दे कि बच्चा कम से कम नहीं याद है तो वो बता सकता है सामने वाले को कि इसमें लिखा है ना। तो ये छोटी सी बातें सतर्कता और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। वो तो है ही मंजरी। और कहते भी है ना कि बच्चे जो होते हैं ना कच्ची मिट्टी होते हैं, तो उन्हें आप जैसे आप ढालेंगे, जैसा उन्हें माहौल मिलेगा वो वैसे ही ढलते जाएंगे। तो एक श्रोता है, उन्होंने बहुत ही प्यारी बात कही कि बच्चे कच्ची मिट्टी जैसे होते हैं, जो घर में देखते हैं वही सीख लेते हैं। बच्चों को अच्छे और ऊंचे संस्कार दें, बड़ों को प्रणाम करना उनकी आदत में शुमार करें। बच्चों के सामने कभी अपशब्द ना बोलें। जब भी कोई मेहमान घर में आए तो बच्चों को सिखाएं कि सलाम नमस्ते करके मेहमान के बीच ना बैठें। जब कोई दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बच्चा बात काटे तो बुरी बात है, बच्चों को समझाएं। खाना खाते समय पहले हाथ को धोना, इस तरह की आदतें डालें ताकि बच्चा साफ सफाई का भी ध्यान रखे। और एक और लिखते हैं कि आज के माहौल में बच्चों को किसी भी वस्तु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल, वातावरण, आपसी रिश्ता आदि का संरक्षण और महत्व समझाना अति आवश्यक है। प्राकृतिक संपदा को कैसे बचाएं, इस पर भी बच्चों को अवगत कराना हमारा ही धर्म है। ये सब बच्चे बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। क्या बात है, वाकई बिल्कुल सही बात कही कि भाई ये तो छोटी छोटी बातें तो है ही कि बड़ों को प्रणाम और ये संस्कार तो देते ही हैं, साथ में जो आसपास जिनसे हम जुड़े हैं, जैसे प्राकृतिक संपदा की बात करी हमारे श्रोता ने कि पेड़ पौधे, जो जंतु जानवर हैं उन्हें ना मारें, उन पे पत्थर ना फेंकें, यहाँ तक कि घर में जो चींटी है उन्हें भी ना मारें, क्योंकि इसमें भी जीव है। तो जीवों पर दया करना भी सिखाएं। तो बच्चों को देखो एक और संदेश है कि बच्चों को प्यार करना सिखाएं, शेयर करना सिखाएं, दूसरों की केयर करना, है ना, सच बोलना आदि सिखाएं। इस उम्र में आप बच्चों को कुछ और मैनर भी सिखा सकते हैं। मसलन कोई जाए तो बाय कहना, थैंक यू बोलना। और इस उम्र में आप बच्चों को दूसरों की बात सुनना भी सिखाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो पूनम ये बातें तो बड़ों को भी ध्यान रखनी चाहिए, है ना। तुम क्या कह रही थी? नहीं, बिल्कुल तुम्हारी बात जो है मंजरी सही है। और ये तो है ही कि अच्छी अच्छी बातें तो कहना चाहिए अभिभावक सिखाते ही हैं। और बच्चे जैसे हैं वो बचपन से अगर आप ये चीजें सिखाते जाएंगे तो उनकी आदत बनती जाएगी। और पर्सनल हाइजीन के बारे में बहुत जरूरी है बच्चों को सिखाना। आज के दौर पर खास कर जब कैसे उनको खेलने के बाद, खाना खाने से पहले, सुबह उठने के टाइम और शौच के बाद हाथ धोना, प्रॉपर अपना वो चीजें, और घर में जो चीजें सामान जहां पर रखा है वहां पर ही रखना, ये सबसे खास बात है। बच्चों को सिखाना चाहिए कि आप वस्तुओं को ठीक जगह पे रखें, है ना। और एक श्रोता ने मंजरी लिखा है कि संस्कार अच्छे देंगे तो वो हमारी संस्कृति को बढ़ाएंगे और बच्चे ही देश के कल के कर्णधार होते हैं। तो बात तो बिल्कुल सही है कि संस्कार
संस्कार जो है वो स्कूल में सिखाया जाता है, लेकिन घर के जो संस्कार होते हैं, जब दादी नानी बैठकर अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती हैं और जब घर के बड़े बुजुर्ग सब साथ में रहते हैं, तो वो जो संस्कार बच्चों में पढ़ते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है। कहानी से हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। बिल्कुल, और वो जल्दी सीखेंगे, क्योंकि कहानी उन्हें आकर्षित करती है। बिल्कुल। इसी तरह एक बच्ची थी, वो अपनी मम्मी की बात बहुत मानती थी, खाना भी खा लेती थी, टाइम से सब कुछ करती थी, तो वो बस बोलती बहुत थी। तो उसकी मम्मी ने कहा तुम कोई 3 शब्द बताओ। तो उसने कहा जो तुम्हें पसंद हो। तो बोलती है कि माँ से कोई शब्द बताओ 3। तो उसने कहा माँ और मुर्गा और मेंढक। तो उन्होंने कहा तुम्हें इसमें सबसे अच्छा कौन लगता है? तो बच्ची ने कहा माँ। तो बोले मुर्गा और मेंढक क्यों नहीं? तो बोलता मुर्गा जो सुबह जल्दी जगा देता है बोल करके, बांध दे करके। बोले मेंढक तो क्यों नहीं अच्छा लगता? तो बोलता मेंढक जो बहुत टट्टर करता है। तो माँ ने कहा कि तुम भी तो इसी तरह से बोलती हो बहुत ज्यादा। तो बच्ची को समझ में आया। माँ ने कहा कि देखो हम इसलिए तुमसे कहते कम बोला करो। तो कहने का मतलब यही, छोटी सी कहानी का आशय यही है कि आप कैसे सिखाएं अपने बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल, कहानी से तो बिल्कुल सिखा सकते हैं, लेकिन मंजरी एक बात बोले, बच्चे अगर बोलते नहीं है ना तो घर बड़ा सूना लगता है। नहीं, देखो ये उन बच्चों के लिए जो मतलब जो ज्यादा बोलते, जिसको माँ सिखाना चाहती कि कहाँ पर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो कभी कभी बच्चों को ये चीज भी सिखाना बहुत जरूरी हो जाता है ना। और एक चीज और है मंजरी की, अच्छी संगत कहना चाहिए कि जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, तो ये भी ध्यान रखें कि उनके आसपास जो उनके साथ के जो बच्चे हैं वो उनका नेचर कैसा, उनका व्यवहार कैसा है। तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं लड़ने झगड़ने वाले, तो इन चीजों का भी ध्यान रखें कि भाई उनके जो फ्रेंड सर्कल है, जो संगत है, वो अच्छा रहे। बिल्कुल। और स्कूल से आकर के सारी बातें बताना, ये भी आप अपने बच्चों को बताएं। और अपना काम खुद करना है और चीटिंग नहीं करना है। होमवर्क भी समय से आपको करना है और अपने मन की बात कहना, ये भी बहुत जरूरी, बच्चों को बहुत जरूरी है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंजरी आजकल की अगर हम अवस्था देखें तो बहुत ही कम एज में जिस तरह से बहुत सी घटनाएं जो हो जाती हैं, शायद उसका कारण यही है कि बच्चे अपने मन की बात अपने अभिभावक या माता पिता से नहीं कह पाते। शायद वो डर होता है या ऐसी चीजें, ये भी हो सकता है कि शायद अभिभावक वो बात नहीं समझेंगे। वो डर के मारे भी नहीं कह पाते। डर के मारे भी होता है। कई बार बच्चों को ये भी लगता है कि अरे ये बात कैसे समझेंगे हमारे माता पिता। तो थोड़ी बड़ी जब अवस्था आ जाती है, जैसे 13, 14, 15 साल की एज में, तो उनके साथ एक दोस्तों जैसा व्यवहार भी रखें, ताकि वो अपनी बातें आपसे साझा करते रहें और इस तरह की परेशानियां आगे ना आए। बिल्कुल। और कुछ लेना है तो पूछ कर लेना है, ईमानदारी भी बच्चों को सिखानी चाहिए। इसके साथ साथ आपको किसी स्कूल जाने वाला बच्चा छोटा तो बोलना अपनी बोतल से ही पानी पीना है, और क्या कहते हैं कि खाना भी किसी का ऐसे नहीं खाना है। तो इस तरह की बातें बच्चों को आप सिखा सकते हैं। हाँ, और एक चीज और सिखा सकते हैं, हाँ, घर में खाना बनाना। अगर उनका जो कहना चाहिए, अगर बच्चे को चीज सिखानी चाहिए ताकि आपको भी समय पे जरूरत हो, अगर आपका सिर दुख रहा है, बोलो तो बेटा चाय बना दो, तो उनको चाय बनानी आनी चाहिए। तो अगर छोटी छोटी चीजें आप सिखाएंगे, अगर बच्चों का इंटरेस्ट है, अगर उनका रुझान है खाना बनाने की ओर, तो उन्हें जरूर सिखाएं। तो भाई मैंने बता दिया कि अब व्यंजन की बारी आ गई है। मैं समझ गई थी। तो देखो हम बताते हैं पकौड़े के लिए कई तरह के पकौड़े बनते हैं। तो उसके लिए एक घोल बना लो। मतलब उस घोल से आप कई तरह के पकौड़े बना सकते हैं। तो एक क्या करना है, एक बाउल में 2 कप बेसन लेना है, उसमें 2 चम्मच कॉर्न पाउडर लेना है, स्टार्च, और चावल का आटा 2 चम्मच लेना है। उसमें नमक, हल्दी, हींग, लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स और 2 हरी मिर्ची कटी, हरी धनिया 1 बड़ा चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, और इन सबको लेकर के पानी के साथ आपको एक गाढ़ा घोल बना लेना है। मतलब हमेशा आप ये घोल बना लीजिए। अच्छा। और जब मन चाहे आलू का बनाना है पकौड़ा, तो आलू के चिप्स काट करके उसमें डिप करके आप तल लीजिए, या बैंगन को लंबे लंबे काट करके आप उसके पकौड़े बना सकते हैं। हरी मिर्च के बड़ी वाली हरी मिर्च है, उसके अंदर आप पनीर लेकर के, पनीर में नींबू और गरम मसाला, चाट मसाला मिला के उसको मिक्स मतलब इस घोल में आप जो चाहे वो बना सकते हैं। हाँ, बड़ी हरी मिर्च के अंदर पनीर भर करके, पनीर की भुर्जी मतलब बना के उसको बीच में भर के और बेसन में आप डिप कर लीजिए। तो मिर्च में भरना कैसा, उसका चीरा लगा लेना बड़ी मिर्च में, और पनीर की भुर्जी आपने तैयार करी वो भर के और बेसन में डिप करके आप बना लीजिए।
आलू भर के तो हरी मिर्ची तो सभी को पता है, लेकिन अब पनीर भर के बनानी चाहिए, है ना। और जो एक आता है पोई के पत्ते, नाम शायद तुमने सुना होगा, वो हरे रंग के होते गाढ़े गाढ़े, उसके भी पोई के पत्ते तोड़ करके और उसको भी बेसन के घोल में डिप करके आप पकौड़े बढ़िया वाले बना सकती हैं। तो मतलब बरसात का जो समय है वो पकौड़ों के साथ आप इन्हीं दिनों ये पकौड़े पोई के पत्ते देखे जाते हैं। आप गोभी के पकौड़े बना सकते हैं, शिमला मिर्च के पकौड़े, यानी भुट्टे के दाने के पकौड़े, है ना, और प्याज के पकौड़े। तो यानी एक घोल बनाए और उसमें सारी चीजें अलग अलग वैरायटी के बना सकते हैं। तो भाई अब मंजरी वक्त हो चला है श्रोताओं से विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए पूनम त्रिपाठी और मंजरी वर्मा को, आप सभी को हमारा नमस्कार।